रिलीजियस इशू है, उसका सिंपल सा एग्जांपल ये कि आज हिंदुस्तान के मुसलमान भी हमास को सपोर्ट करने के लिए तैयार खड़े हैं। उनका क्या लेना देना वहां पर क्या हो रहा है उससे, अलावा रिलीजियस ब्रदरहुड के बॉन्डिंग के, उसका क्या लेना देना। तो ये जो जी है ना सारा एक, हाँ। तो और दूसरा इशू ये था कि अब सपोज आप नॉर्मल रूटीन केस में भी देखें, अगर ये लोग डिस्प्लेस होकर एज ए रेफ्यूजी दूसरे कंट्रीज में जाते हैं तो कोई मुस्लिम कंट्री तो इनको रेफ्यूजी लेने को तैयार है नहीं। जॉर्डन में तो आप जानते ही हैं, पहले जो है इन्होंने तख्ता पलट करने की कोशिश की थी एक बार, तो वहां से इनको भगाया गया। उसके बाद अब ले दे करके या तो ये यूरोपियन कंट्रीज में जाएंगे, और नहीं तो जो है वहां की अगर पॉपुलेशन भी इंक्रीज होती रही उस एरिया में, आप सोचिए आज 23 लाख की पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन जिस गति से इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है उस एरिया के अंदर, वेस्ट बैंक की पॉपुलेशन आने वाले 20-30 सालों बाद आप मान के चलिए 23 लाख की डबल हो जाती है। तो क्या करेंगे इसराइल कितने, और ये वॉर इस तरह का है कि आप सिविलियन से फाइट कर रहे हैं, जहां पर सिविलियंस और कॉम्बेटेंट्स में डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल है। तो अल्टीमेटली एक बहुत ही एक टेंस सिचुएशन बन जाएगी। और सेकेंडली अमेरिकन अभी इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर ये सिचुएशन इसी तरह से एस्केलेट होती रहती है तो क्या 5 साल बाद अमेरिकन इस कंडीशन में होंगे कि वो इतना ओपन स्टैंड, फर्म स्टैंड ले सके इसराइल के अगेंस्ट। और ईरान ने अगर न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर कर लिए तो क्या होगा। और अगर इसराइल को अगर 2-3 फ्रंट पर लड़ना पड़ गया एक साथ, हिजबुल्ला, ईरान, ये तो लड़ते रहेंगे लड़ते रहेंगे। हालांकि आप उनसे ये बात कहते हैं तो दे, अब वो एक अलग उनका नजरिया है कि नहीं ये हमारा होमलैंड है। इस पर आचार्य रजनीश ने बड़ी एक अच्छी बात कही थी। आचार्य रजनीश ने बड़े लाइट वेन में कहा था कि अमेरिकन ने ज्यूज को बुरी तरह से फंसा दिया है। अगर वो चाहते तो इनको अपने, इतनी इंटेलिजेंट और इतनी होशियार कौम है, इनको अपने वहां पर ही कोई एक अलग लैंड दे देते। इतने सारे स्टेट्स हैं अमेरिका में, वहां पर ही रहते, पीसफुली प्रॉस्पर करते। वहां पर जो है ब्लड थर्स्टी, और दीज आर द वर्ड्स यूज्ड बाय आचार्य रजनीश, कि दे आर सराउंडेड बाय ब्लड थर्स्टी एंड फेनेटिक इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट्स मोहम्मदन। तो वो लड़ाई चलती रहेगी और 70 साल से तो लड़ ही रहे। और ये चीज ऐसी है कि इस पर अरब, ये फाइट जो है ना अरब स्ट्रीट तक जाएगी। लेकिन वहां की जो मोनार्कीज हैं, आप देखें सऊदी की मोनार्की हो गया, कतर की, आपकी ये यूए की जो किंगडम, जो रूलिंग फैमिलीज हैं, वो खुद हमास के खिलाफ हैं, बड़े जबरदस्त खिलाफ हैं। और वो तो चाहते हैं कहीं ना कहीं कि इसराइल हमास के खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन ये जो मोनार्कीज हैं इनकी भी एक लिमिटेशन है। मतलब जब जब वहां की जनता देखेगी कि हमारे राजा जो हैं, हमारे जो रूलर्स हैं, वो अंदर बड़े एक हिडन तरीके से इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, और ईरान जैसा शिया कंट्री जो है आपका, जो है ना इस्लाम के झंडे को लेकर के पाबंद खड़ा हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट उनके मोराल पर भी पड़ेगा। तो आई मीन मैं इसको बड़ा एक डेंजरस सिचुएशन के रूप में देखता हूँ। लोगों ने एक बात कही थी पहले कि साहब यूक्रेन वॉर वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करने वाला है, गेम चेंजिंग वॉर है, ये है, और बड़े बड़े एनालिस्ट लिख रहे थे। मुझे वो बात बड़ी हास्यास्पद लगती थी, मैं आपको सही बताऊं। मुझे कभी उस वॉर में इतना इंटरेस्ट भी नहीं आया, बिकॉज हमें लगता था वो एक अननेसेसरी का वॉर था, जो कि रशियंस के ऊपर इम्पोज किया गया था, जिसका कोई रैशनल नहीं था, कोई जस्टिफिकेशन नहीं था, और सेंसलेसली जो है उसका कोई रिजल्ट भी नहीं निकला। आप देखे होंगे कि भाई ठीक है, आज जो है रशिया ने एक तरह से अपनी विक्ट्री वहां पर एस्टेब्लिश कर ली है, अमेरिकन उस एरिया से पूरी तरह से आउट हैं, और यूक्रेन में अलावा डिस्ट्रक्शन के कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये जो मिडिल ईस्ट में जो घटनाएं घट रही हैं, ये वाकई में गेम चेंजिंग और ये वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने वाली घटनाएं ये साबित हुई। इसमें चाइना भी एक प्लेयर है। ये तो अभी तो हमने टेररिस्ट एक्टर्स की बात की, बट जो जियोपॉलिटिकल एक्टर्स हैं जैसे कि चाइना, रशिया, अमेरिका, ये भी हाथी आपस में टकरा ही रहे हैं, तो इसके बड़े लंबे लॉन्ग टर्म रेपरकशंस होंगे। जी अभिनव भाई, आपने जो ये बात बताई, तो भारत में भी हमास के बहुत सारे सपोर्टर हैं। अभी यस। कुछ ही दिनों पहले जयपुर में भी लेखक और चिंतक और बुद्धिजीवियों का एक बातचीत हुई, जिसमें हमास के सपोर्ट की बात की गई। तो ये एक किस तरह का ये बीमारी है? आपने तो इसको समझा दिया कि रजनीश ने भी क्या कहा, और वास्तविक स्थिति क्या है। इट इज ए रिलीजियस वॉर। ये जमीन यस। के लिए या कोई उसकी बात नहीं है, क्योंकि इसकी ध्वनि आपको कश्मीर में भी सुनाई दी। तो यस। ये कैसे समझ में नहीं आता, ये क्या कंट्राडिक्शन और क्या मजबूरी क्या है भारत के बुद्धिजीवियों की? देखिए, मैं इंडिया के बुद्धिजीवियों पर कोई खास विशेष टिप्पणी नहीं करता, मैं उनको बड़े लाइट ह्यूमर में लेता हूँ। क्या कहता है ना, कई बार जो है ना बात, देखिए बात ये होता है कि जब आप देख, मतलब ये तो एक एस्टेब्लिश्ड प्रॉब्लम, इनका प्रॉब्लम ये है कि ये लोग सब
उधार के ज्ञान पर सरवाइव कर रहे हैं, कहते हैं ना। ये डोमेन्स हैं, ये हम जिस विषय की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस का एक विषय है, सिक्योरिटी स्टडीज का एक विषय है, और ये सारे विषय जो है ना एस्टेब्लिश्ड थ्योरीज और सिद्धांतों के आधार पर चलते हैं, है ना। अब जैसे आप इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं तो थियोरीज ऑफ रियलिज्म है, थियोरी ऑफ न्यू लिबरलिज्म है, लिबरलिज्म, इन सारी थ्योरीज के आधार पर चलते हैं। और वेस्टर्न जो आईआर का जो डिस्कोर्स है करंट वर्ल्ड में, जो आईआर का डिस्कोर्स है, आप जैसे आपने बातें सुनी होंगी, अमेरिका ने इराक में इंटरवीन किया डेमोक्रेसी रिस्टोर करने के लिए, लिबिया में इंटरवीन किया डेमोक्रेसी रिस्टोर करने के लिए। तो ये जो बड़ी बड़ी जो कहते हैं ना नैरेटिव्स हैं, थ्योरीज हैं, डेफिनेशंस हैं, ये सब जो है इनका सारा डेवलपमेंट वेस्टर्न वर्ल्ड में हुआ है ना। और इनका सारा डेवलपमेंट जो हुआ है वेस्टर्न एकेडमिक कैंपसेस, यूनिवर्सिटीज और वेस्टर्न कंट्रीज का जो एक डिप्लोमेटिक और जियोपॉलिटिकल हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है उसके आधार पर हुआ है। और वो एक्सपीरियंस जो था उनका, जो उन्होंने जो कंडीशंस फेस की, या उनके जो अपने निहित इंटरेस्ट जो थे, स्वार्थ थे, उसके आधार पर उन्होंने ये सारी चीजें डेवलप की। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में वो कहती थी, और जब वो चाइना में ओपियम वॉर्स वगैरह कर रहे थे, तो वो लोग ये कहते थे कि साहब जो है हम तो चाइना जा करके उनको फ्री ट्रेड का ज्ञान दे रहे हैं, हम जो है टायरेंट से उनको मुक्ति दिला रहे हैं, और वहां पर जो है लिबर्टी और इक्वालिटी के फ्लैग बेयरर्स हैं हम लोग, इस मैसेज को लेकर के जा रहे हैं। लेकिन ये परिभाषा किसकी? उनकी अपनी दी हुई थी क्या, और उनके इंटरेस्ट को सूट करती थी क्या? वाकई में वो लिबर्टी और इक्वालिटी के फ्लैग बेयरर्स थे? नहीं थे, वो तो लुटेरे थे, वो स्मगलर्स थे। लाइकवाइज हम जो भी हमारे जो बुद्धिजीवी, सो कॉल्ड, इनको बुद्धिजीवी कह दें या फिर अर्धजीवी कह दें उनको, या फिर पाषाण जीवी कह दें, जो भी हैं, वो लोग हैं जो इन्हीं थ्योरीज को पढ़ पढ़ के बड़े हुए हैं। इनकी चाहे बैचलर्स कह दें, इनकी मास्टर्स कह दें, इनकी पीएचडीज कह दें, वो सब इन्हीं थ्योरीज के आधार पर हुई है। और इन थ्योरीज के ऊपर भी ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई बहुत विशेष गहराई से अध्ययन किया हो। उसके अंदर ही बहुत ही एक कहते हैं ना, बिना इनोवेशन का, बिना रिसर्च का, बहुत ही एक सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का एजुकेशन जो है ये ले करके उसके आधार पर ये ग्रो हुए। और इन्होंने लिटरेचर वही पढ़ा है जो वेस्टर्न मैगजीन्स में छपा है। तो इन्हें तो ये पता ही नहीं है कि भाई हमारी इंडिया की आईआर की थ्योरीज क्या है, आज हमारे जो नेशनल कोर नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्या है वो है ना, यही नहीं पता। एक सिंपल सी बात है, देखिए, जो ये कह रहे हैं कि साहब हमास को सपोर्ट किया जाए, भाई आप मुझे एक चीज बताओ, पूरी फॉरेन पॉलिसी का उद्देश्य क्या होता है? टू सिक्योर कंट्रीज स्ट्रेटेजिक एंड नेशनल फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट, ये होता है। हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है आज भारत के लिए? इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म सबसे बड़ा खतरा है। और ये आज का नहीं है, जब भारत में विभाजन हुआ, जब सोमनाथ पर आक्रमण हुआ, अगर आप इतिहास देखें तो सोमनाथ के मंदिर के बाहर 50,000 लोगों का कत्ल किया गया, इतने मंदिर तोड़े गए। तो पिछले 1000 साल से लगातार कॉन्स्टेंटली इतिहास ने भारतीय चेतना को बार बार ये रिमाइंड करवाया कि आपके लिए सबसे बड़ा खतरा जो है इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म है। ठीक है, चीन ने कभी भारत में आकर के कोई इंटरनली आकर के कोई आक्रमण करके आप जो है ना इस तरह से कोई आपकी जमीन, मतलब कहते हैं ना, आपकी बड़ी बड़ी टेरिटरीज नहीं हथियाई है, आपके लाखों लोगों को कन्वर्ट नहीं किया है। ठीक है, आज चीन आज की तारीख में एक जियोपॉलिटिकल या माइनर लेवल पर टेरिटोरियल थ्रेट कह सकते हैं, लेकिन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट अगर भारत को मिला है कहीं से, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो भारतीय, मैं कह रहा हूं उसमें भारतीय सभ्यता को, सिविलाइजेशन को, एग्जिस्टेंस को, वो मिला है इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म से। तो जब हम ये जानते हैं, इतना बड़ा विभाजन की त्रासदी हम झेल चुके हैं, पाकिस्तान से 4 युद्ध झेल चुके हैं, पिछले लगातार 3 दशक से ज्यादा से हम एक पाकिस्तान के द्वारा पोषित आतंकवाद को झेल चुके हैं, देश में इतना रेडिकलाइजेशन, उसके बाद भी अगर हम ये कहते हैं कि साहब हम जो है इंटरनेशनल रिलेशंस में हमास नाम के एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करेंगे, और हम अगर थ्योरीज देते हैं कि साहब जो है नहीं ये लिबर्टी की बात है, इक्वालिटी की बात है, तो मुझे क्या कहना चाहिए? मैं यही कहूंगा कि वो जो भी बुद्धिजीवी ऐसी बात कर रहे हैं वो या तो अत्यंत मूर्ख हैं, उन्हें अंतरराष्ट्रीय संबंधों की समझ नहीं है, उन्हें एक लॉजिकल थिंकिंग उनकी नहीं है। बिकॉज अगर वो सोच रहे हैं कि साहब इंटरनेशनल रिलेशंस पर सोच रहे हैं, तो किसकी, उनका उद्देश्य क्या है? इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सोच रहे हैं, भारत के हितों को सिक्योर करना चाहते हैं, तो वो भारत की बात करेंगे। अनफॉर्चुनेटली ना तो उनको भारत के हितों की समझ है, ना भारत के इतिहास की समझ है, ना हमारे जो ट्रेडिशनल टेक्स्ट हैं उनकी समझ है। सेकंडली उनकी इस्लाम की समझ बड़ी वीक है, वो जानते ही नहीं है कि हमास जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या है। आज जमाते इस्लामी है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, कश्मीर के अंदर आप देख रहे हैं, वो हमेशा ही कहते हैं कि साहब भारत ह्यूमन राइट्स अब्यूज कर रहा है, ये कर रहा है। ये जो सारी बातें हैं, ये एक हथियार की तरह यूज करते हैं। इनका एक तरीका है, ये बात बहुत पहले हुई थी, इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से इनको पता था कि ये जो बड़े बड़े जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, पावरफुल नेशन स्टेट्स हैं, इनसे हम कन्वेंशनल वॉर में मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये लोग क्या करते हैं? वेपनाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी करते हैं।
कि साहब आपके जो तरीके हैं, आपके जो टूल्स हैं, ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, आपका लिबर्टी, इक्वालिटी, हम इन्हीं को वेपनाइज करेंगे और इन्हीं से आप पर अटैक करेंगे। हम ये कहेंगे कि साहब आप तो लोकतंत्र के तरीके से रह रहे हैं, तो हमारे जो एक्सट्रीम ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी फ्लरिश करने का मौका दें, हमें अधिकार है। और ये जो हमारे जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी जो है वो इसी ट्रैप में उलझ के और इस तरह की अनर्गल मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं। ये मेरे हिसाब से दया के पात्र ज्यादा है, इनको ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। और दे आर नॉट इवन मार्क्सिस्ट, मैं आपको बताऊं ये वामपंथी भी नहीं है। अगर ये मार्क्सिज्म को समझने की कोशिश करें, मार्क्सिज्म की भी इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही शैलो और बहुत थोथी है। मार्क्सिज्म तो वो विज्ञान है, वो सिद्धांत है जो सबसे पहले जो इस तरह की टोटलिटेरियन और प्रेडेटरी रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी उनका प्रखर विरोधी है। मार्क्सिज्म ने जब बात कही रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मैसेज, तो वो हिंदू धर्म की बात नहीं, सनातन धर्म की बात कर ही नहीं रहा था। वो उसका मार्क्सिज्म यूरोप में डेवलप हुआ, उसका एक्सपीरियंस जो था रिलीजन का वो था इब्राहिमिक रिलीजन्स का। वो बात कर रहा था ईसाइयत की, वो बात कर रहा था इस्लाम की, जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन जो है, जो कि ऑर्गेनाइज्ड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से एक तरह से एक्सप्लॉइटेशन का जिस तरह से माध्यम बनते हैं, साधन बनते हैं, वो उनकी बात कर रहा था। जो पेगन रिलीजन है, सो कॉल्ड पेगन एक डिरोगेटरी टर्म है जो कि जनरली वेस्ट यूज करता है, जो और जो गैर इस्लामिक या गैर ईसाई सब परंपराएं हैं जिसके अंदर पेगन बेसिकली सनातन परंपरा के लिए कहा जाता है, बिकॉज इनसे पहले तो ये सनातन परंपरा ही जो है जिसको हम मानते हैं आर्य वैदिक सनातन परंपरा, यही अपने विभिन्न रूपों में अलग अलग जगह फ्लरिश करती थी। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में मार्क्सिज्म बात ही नहीं कर रहा, ये तो नेचर वर्शिप है, ये तो मार्क्सिज्म के सिद्धांत के साथ बहुत अलाइन करती है। अगर ये वामपंथी है तो इनको ये पता होना चाहिए सनातन धर्म का सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्या है। सब त्याग करके जो ऋषि बन जाता है, मोक्ष की तरफ चला जाता है, त्यागना, वो सनातन धर्म का। और मार्क्सिज्म के अंदर भी प्रॉफिटियरिंग, एक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉपर्टी का बड़ा विरोध किया गया है। तो ये पूरे वामपंथी भी नहीं है बेसिकली ये, और हो सकता है इनमें से कुछ वो भी एजेंट हो जिनको बाहर से पैसा मिल रहा हो या किसी खास एजेंडे के लिए काम कर रहे हैं। जी, जी, जी। जी, तो अ, अब आप मेरे को अभी एक मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा भाई, जैसे आप देखिए जो मोस्टली हमारे कई सारे बंगाली इंटेलेक्चुअल्स हैं जो बड़ी बहुत लेफ्टिस्ट उसकी बात करते हैं। मुझे आप एक चीज बताओ, आज जो बंगाल में जो हो रहा है, बंगाल में जिस तरीके से रोहिंग्या इलीगली आके सेटल होकर वहां पर पूरा जो इस्लामिक जो ग्रोथ हुई है, कई सारे डेमोग्राफी चेंज होगी, और वो आपके हिंदुओं के जुलूसों को नहीं निकलने देते हैं, बिल्कुल लड़ाई झगड़ा करते हैं, पूरा एक एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव चला के बैठे। उसके विषय पर क्या कहना है उनका? क्या वो इसका विरोध करेंगे, इस्लामिक आतंकवाद का विरोध करेंगे या नहीं करेंगे? वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनका ज्ञान उधार का ज्ञान, थोथा ज्ञान है। अगर खुद की क्रिटिकल थिंकिंग होती तो इस ये नौबत ही नहीं आती कभी। जी, तो आपने महत्वपूर्ण बात बताई। एक तो जो ओपियम है, जैसा कि मार्क्स ने कहा था, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेज, तो उसका रेफरेंस में जो अब्राहमिक रिलीजन है, ये शायद हमारे बुद्धिजीवियों को पता भी नहीं है। और दूसरा जो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट जो है, देश की सामरिक जो महत्व की बातें हैं, उनका उनको ध्यान ही नहीं है। तो इसी जो है वो ज्ञान की और समझ की कमी के कारण वो हमास जैसे आतंकवादी संगठनों का समर्थन कर रहे हैं हमारे देश के बुद्धिजीवी। तो अभिनय पंड्या साहब, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने अपने व्यस्त समय में से कुछ टाइम हमारे साथ गुजारा और हमको और बात 25 के दर्शकों को ये समझाया कि हमास क्या है और उसकी विभिन्न किस तरह की कारस्तानियाँ रही हैं और इसके मुख्य कारण क्या हैं। तो मैं एक आपका बात और बहुत कहूंगा कि थोड़ा सा इट्स अ मैसेज टू पर्टिकुलरली इंटेलेक्चुअल। देखिए जी, ये बहुत शर्म की बात है कि हमारे कंट्री की जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं बड़े से बड़े, उनमें जाकर के आप रिसर्च का लेवल देखें, हमारे प्रोफेसर्स का लेवल देखें, एंड मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है, थर्ड रेट। आज टेररिज्म, भारत सबसे बड़ा शिकार रहा है टेररिज्म का। लश्कर ए तैयबा के ऊपर सबसे अथॉरिटेटिव किताब कौन लिखता है? क्रिस्टीन फेयर। क्यों? क्योंकि 26/11 के हमले के अंदर जो है कई सारे अमेरिकन मारे गए थे, विदेशी मारे गए थे, इसलिए उनका इंटरेस्ट जनरेट हुआ। 30 साल से अधिक ऊपर हो गए हमारे लश्कर ने हमारे यहाँ पर इतने अटैक्स करवाए, लेकिन भारत के एक भी सो कॉल्ड विद्वान की, जेएनयू के जो बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, इनकी किसी की इनके अंदर इतनी बुद्धि इनको नहीं आई कि एक अच्छी वेल रिसर्च बुक। मैंने अभी किताब लिखी है टेरर फाइनेंसिंग इन कश्मीर, उसको राउटलेज ने पब्लिश किया है, मैं अभी अगले वीडियो में आपको बता भी दूंगा। और मेरी फर्स्ट बुक थी रेडिकलाइजेशन इन इंडिया एंड एक्सप्लोरेशन। ये दो पहली किताबें हैं इस विषय के ऊपर।
पूरे भारत में कश्मीर के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर, जो टेरर फाइनेंसिंग क्या है, वहां पर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस कैसे काम करते हैं, इसके ऊपर हमारी तरफ से एक भी सॉलिड कोई किताब ही नहीं है कॉन्क्रीट जिसने जो इसका डॉक्यूमेंटेशन करे, जिसको रेप्यूटेड इंटरनेशनल पब्लिशर्स ने पब्लिश किया हो। तो ये हमारी यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम ये है ना कि, और अनफॉर्चुनेटली बीजेपी की सरकार के आने के बाद तो एकेडमी का स्तर और गिर गया है। आई एम वेरी क्रिटिकल, हालांकि मैं जो है ना सर से कि मैं वो नहीं कर रहा, मैं इसमें ये नहीं कर रहा कि मैं किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पर भी परेशानी है कि अभी जो एक रेजिम आई है उसमें 99% लोगों को ये लगता है कि हम सिर्फ भारत माता की जय बोलेंगे। सरकार देखिए अलग जगह पर है, पॉलिटिशियंस अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हर एकेडमिशियन भी यहाँ पर तो ये चाहता है कि उसको सरकार में कोई ना कोई पद प्राप्त हो जाए, उसको जो है कहीं कोई एडवाइजर बना दिया जाए। तो ये लोग सोचते हैं कि सिर्फ 4 बार भारत माता की जय कह देंगे, 3-4 थर्ड रेट आर्टिकल पब्लिश करवा देंगे या कोई घटिया सी किताब निकाल देंगे तो इनका काम पूरा हो गया, फिर कहीं पद लेकर के बैठ जाएंगे, कहीं कुलपति बन जाएंगे, तो कहीं क्या बन जाएंगे क्या, लेकिन मेहनत किसी को नहीं करनी। तो इससे काम चलेगा नहीं, मतलब जो है ना, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक रिगरस रिसर्च की क्वालिटी आपकी जब तक नहीं आएगी तब तक का। और दूसरा परेशानी है कि, और ये पिछले कुछ सालों के अंदर तो ये समस्या विकराल रूप ले चुकी कि जिस देश का युवा, उसका अल्टीमेट एम जो है सिर्फ जो है बाबू बन के लोगों को, कहता है ना एक ब्यूरोक्रेट, जो यहाँ पर एक आईएएस आईपीएस आईएफएस का एक्सट्रीम क्रेज है लोगों के अंदर, और इसके पीछे की मानसिकता देखिए भाई, वो क्यों बनना चाहता है। बात ही, अगर देश सेवा करनी है तो वो तो आप इस देश को ज्यादा प्रोफेसर्स की जरूरत है, इंजीनियर्स की जरूरत है, रॉकेट साइंटिस्ट की जरूरत है, क्या है ना, अच्छे चिप मेकर्स की जरूरत है। लेकिन आज जो अच्छे अच्छे जो आईआईएम से निकले हुए हैं, आईआईटी से निकले हुए हैं, विदेश से पढ़ के आ रहे हैं, उनको क्या करना है, 3 साल खपा करके बाबू बनना है, सब आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। क्यों? वो घटिया सी लाल बत्ती की गाड़ी मिलेगी क्या, और जो है सामान्य जनता के ऊपर दमन कर जा करके अपनी एरोगेंस दिखा करके जो है उस ब्यूरोक्रेटिक क्लब में आना है। तो जिस देश के अंदर एक युवा का एम बाबू बनना होगा, उस देश का स्तर आप सोच सकते हैं, उसके अंदर बौद्धिक और मानसिक कंगाली आ चुकी है। जब तक ये स्थिति रहेगी ना तो हम कोई अच्छे हिस्टोरिक रिसर्च कर पाएंगे। आप सोचिए एक जमाना वो भी था जब इस देश के अंदर आरडी मजूमदार जैसे, जादूनाथ सरकार जैसे हिस्टोरियंस होते थे। अब रोमिला थापर, आप उसके विचारधारा से, उसकी बात से डिसएग्री कर सकते हैं, ठीक है, मैं उस डेफिनेटली डिसएग्री कर सकता हूं, बट एज ए हिस्टोरियन उसने जो मेहनत की है, जो काम किया है, उसका सम्मान हमें करना पड़ेगा। उसने जो किताब लिखी है आपके मॉरियंस के ऊपर, जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस उस उन साइट्स पर जा करके रिसर्च कर करके एक लो प्रोफाइल मेंटेन करके, आप बताओ आज के जितने भी ये राइट विंग के सो कॉल्ड हिस्टोरियंस हैं, उनमें से एक आदमी ने उसका 5% भी काम किया है क्या? उसके मैं उसने जो लिखा है उससे मैं डिसएग्री करता हूं। उसने एक एजेंडा के तहत लिखा होगा, कुछ फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट किया है, सब कुछ किया है, एंटी हिंदू उनकी या एंटी सनातन, एंटी इंडिया उनकी बायसेस रहे होंगे जो भी है, लेकिन एज ए हिस्टोरियन, एज ए रिसर्च रिगर, आपको उसका सम्मान करना पड़ेगा। हमारे जो अभी जो लोग इनको क्रिटिसाइज करते हैं, इनकी निंदा करते हैं, इनके ये निंदा तो करते हैं मगर ये लोग क्या ईमानदार नहीं है। प्रॉब्लम इनकी ये है कि ये लोग जो है ना, अगर वाकई में ईमानदार हो तो कुछ उनका काउंटर आर्ग्यूमेंट लेकर के आए, उस तरह की क्वालिटी की रिसर्च लेकर के आए। इन्हें निंदा इसलिए करनी है ताकि कहीं कोई पद मिल जाए और कहीं जाकर के बैठ जाए। अधिक से अधिक उद्देश्य इनका ये कि आईएएस आईपीएस बनकर के बैठ जाए, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं जी, तो ये बहुत सारे आयामों पे हमास से लेकर के हमारे देश में जो बुद्धिजीवियों में जो है टेररिस्टों के साथ में खड़े होने की प्रवृत्ति है, और हमारा युवा तबका पूरा बाबू बन के आईएएस बन के धौंस दिखाना चाहता है। तो आपने ये सारी बातें समझाई तो आपका है। धौंस बहुत-बहुत कौन दिखाना चाहता है? धौंस एक बहुत ही अत्यंत ही कमजोर आदमी दिखाना चाहता है ना। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही भाई बात है। जिस देश का युवा जो है, ये मैंने तो इनको देखा है, मैं स्टीफेंस में पढ़ता था, हमारे कई सारे लोग 8-10 साल तक एग्जाम देते हैं, भीख मांगते हैं, लिटरली भगवान के सामने भी भीख मांगते हैं जाकर के, साहब हमें चयन कर दो, हमारे हमें चयनित कर दो, अंगूठियां हाँ, पहनना, जाके ज्योतिषों के पास जाना, फिर जो हाँ, है कोचिंग वालों के सामने भीख मांगना कि साहब कुछ सिखा दो ऐसा कि हमारा चयन हो जाए। फिर इंटरव्यू बोर्ड में जाकर के वहां जो जिस वीक बॉडी लैंग्वेज के साथ एंटर करते हैं ना, वहां पर 10 बार तो झुकते हैं इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स के सामने, 10 बार कुर्सी आगे पीछे करते हैं। इतना जो है ना कमर झुकी हुई होगी जिस युवा की, वो क्या इस देश का कोई तरह उद्धारक बनेगा क्या? आप मुझे बताओ। अब देखिए कि एक अलग विषय है, लेकिन उस पे फिर आपसे कभी चर्चा करेंगे, क्योंकि
आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि एक फ़िल्म भी आ गई है, जो सिर्फ़ एक ही है कि कोई 12वीं फ़ेल जो है वो कैसे करके जो है ना आईएएस बन गया। अरे भई इस तरह का संघर्ष तो हर क्षेत्र में बहुत लोगों ने मतलब किया इस तरह के। आप हर बिजनेस, क्षेत्र में हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, मारवाड़ वो से ऐसे, मारवाड़ से ऐसे कई सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो देवासी कम्युनिटी के हैं, आपके और पुरोहित कम्युनिटी, कई सारे लोग हैं जो बिल्कुल अंगूठा छाप थे, जमीन से उठ करके बॉम्बे में जाकर के बिजनेस किया और आज 200, 300, 400 करोड़ के एम्पायर लेकर के बैठे हैं। उनका संघर्ष, उनका मेहनत ज्यादा काम आ रही है देश के लोगों को, एम्प्लॉयमेंट जी जनरेट कर रहे हैं। आपको मैं एक चीज बताऊं, हमारे जो है ना सर से, हर इंस्टीट्यूशन को आज क्या गर्व होता है कि भाई उसने कितने बाबू प्रोड्यूस किए। आप देखिए कि कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बता दिए जो इस बात में गर्व फील करे कि हमने कितने नोबेल प्राइज, कितने साइंटिस्ट निकाले, हमने कितने इकोनॉमिस्ट निकाले। एकेडमिक का जो प्रोफेसर का जो जॉब है वो इतना अनग्लैमराइज्ड है भारत के अंदर, प्रोफेसर कोई बनना ही नहीं चाहता। आप यूएस में, वेस्ट में जाकर के देखें, अमेरिका में, यूरोप में, वहां पर कोई ब्यूरोक्रेट नहीं बनना चाहता। इस जॉब को बहुत ही लोग बोरिंग मानते हैं और एक रूटीन का क्लरिकल मानते हैं। जो एवरेज माइंड्स होते हैं वो इसमें जाते हैं और जो ब्राइटेस्ट माइंड्स होते हैं बाहर वेस्ट में वो एकेडमिक साइड में जाते हैं। भारत में क्या होता है, जो सबसे जो ब्राइटेस्ट माइंड्स हैं वो ब्यूरोक्रेट बनते हैं, वहां से जो थर्ड रेट माल रिजेक्ट होकर के आता है वो फिर एकेडमिक्स में जाता है, और वो जो वहां से भी रिजेक्ट हो जाता है बिल्कुल ही सड़ा हुआ, वो मीडिया में जाता है। नहीं ये बहुत ही कड़वी बातें हैं लेकिन ये यथार्थ है। ये सामने हमको दिखता है। तो अभिनव भाई आपका और बहुत-बहुत ये धन्यवाद। टेंडेंसी बढ़ रही है, ये टेंडेंसी बढ़ रही है। मैं आपको बताऊं ना जी, सी, जिस ढंग से पॉलिटिशियंस की क्वालिटी हमारे कंट्री में बहुत वीक होती जा, मतलब कहता है ना, डिटीरियोरेट होती जा रही है। वी मे डिसएग्री विद द पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, पहले जो भी पार्टियां रही हों आप उनकी आइडियोलॉजी से डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन आपको ये बात माननी पड़ेगी कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में, सपोज फॉर एग्जांपल वी के कृष्णा मेनन, ठीक है, आप हम उससे डिसएग्री कर सकते हैं, ठीक है ना, उसके आइडियोलॉजी से, उसके विचार, उन्होंने जो किया उसे, लेकिन एज ए पॉलिटिशियन वो बहुत ही विद्वान पढ़ा लिखा आदमी था, बहुत जहीन आदमी था, इंटेलेक्चुअल था। ऐसे ही और दूसरे लोग, जैसे अब कन्हैयालाल के एम मुंशी एक बड़े प्रकांड विद्वान थे, ठीक है, जिन्होंने सोमनाथ के मंदिर का बड़ा सपोर्ट किया था, लेकिन वो पॉलिटिशियन थे, वो आपके राइट विंग पॉलिटिशियन थे। राइट विंग पॉलिटिशियन होते हुए वो बड़े प्रकांड विद्वान थे। राजाजी राजगोपालाचारी ये बड़े प्रकांड विद्वान थे। तो जी। नरसिम्हा राव ये भी बड़े प्रकांड विद्वान थे। तो एक जो कहता है ना स्कॉलर पॉलिटिशियन, देखिए, बिकॉज ब्यूरोक्रेट कभी पॉलिटिशियन को रिप्लेस नहीं कर सकता। इस देश को जो दिशा देने का काम है, जो नेतृत्व का काम है, वो एक अच्छा विद्वान पढ़ा लिखा, और जो और इसमें जो है ना, सिर्फ मैं इंटेलेक्चुअल उसकी बात नहीं कर रहा, जिसके अंदर गहन आध्यात्मिक चेतना हो और नॉलेज और स्कॉलरली डेप्थ भी हो, ऐसा व्यक्ति ही लीडरशिप दे सकता है। आपने सारा का सारा दारोमदारी उसको दे दिया जो 35 साल बाबूगिरी किए जाकर के, और अपने जो है ना, भाई कहाँ कितनी गाड़ियां मिली, कितने सर्वेंट मिले और कहाँ पोस्टिंग मिली, उसको आप कंट्री की लीडरशिप बागडोर दे देंगे तो उससे मामला नहीं बैठेगा। कोचिंग संस्थान जो है अभिनव जी, आप तो जानते हैं कि वहाँ पे इन चीज़ों को बहुत ग्लैमराइज़ किया जाता है। वहाँ पे जो टीचिंग एक्सट्रीम करने लेवल के वाले ऊपर, वो एक्सट्रीम वही लेवल लोग के हैं ऊपर। जिन्होंने कभी पहले आईएएस की तैयारी की थी और वो अब वो नए इसी तरह के त्रिशंकु उत्पादन करने में लगे हुए वही हैं। वही तो हो रहा है भाई। देखिए, जो 10 साल भीख मांग करके, याचना करके, अगर किसी तरीके से सेवा में किसी में चयनित हो जाते हैं, पद पा जाते हैं, ठीक है, तो वो जीवन भर इसी जुगत में रहते हैं कि बस उनकी कुर्सी बची रहे। और जो जी, जी। जो कहता है ना, अहंकार करने का, एरोगेंस दिखाने का चांस पहले लोगों को मिलता रहा इस सेवा में, वो चांस उनको भी प्राप्त हो, ठीक है। जीवन भर वो कभी काम नहीं करते कोई बोल्ड इनिशिएटिव। और जो रिजेक्ट हो जाते हैं वो जिंदगी भर इसी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से जीते हैं कि उनका हो नहीं पाया। उसके बाद वो जहां जहां किसी ब्यूरोक्रेट को देखते हैं, लार टपका के देखते हैं, अगर उससे एक हाथ मिलाने का जो है ना, उससे चंद सेकंड बात करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, अगर कलेक्टर साहब उसकी तरफ 2 सेकंड मुस्कुरा करके देख लें, तो उनको लगता है जैसे कि आज तो जो है निर्वाण प्राप्त हो गया, मोक्ष प्राप्त हो गया। तो इस मानसिकता के साथ आप यूथ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, बेसिकली पूरा यूथ जो है ना। जी, अभिनव जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमास से लेके हमारे देश में जो बुद्धिजीवियों की परिस्थिति है और जो रिसर्च की कमी है और वहाँ से जो नौजवानों में, जो युवाओं में, जो एक तरह का पागलपन है सरकारी बाबू बनने का, आईएएस ऑफिसर बनने का, उसके लिए करोड़ों लोग जो है अपना समय और पैसा बर्बाद कर रहे हैं।
उसको भी आपने टिप्पणी की, तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो हमें आशा है कि हम फिर आपसे मिलेंगे किसी बिल्कुल। महत्वपूर्ण इंटरनेशनल जो है रिलेशनशिप की बात करने के लिए, किसी सामरिक महत्व की बात करने के लिए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, अभिनय थैंक यू। पांडे। नमस्कार। तो अभी हमने बातचीत की जाने-माने विचारक और सामरिक महत्व के एक्सपर्ट श्री अभिनय पंड्या से, जिन्होंने हमास क्या है, हमास की आइडियोलॉजी क्या है, हमास किस तरह का युद्ध लड़ रहा है, और वहाँ से लेके भारत में जो रेडिकलिज्म है, और फिर जो युवाओं में हमारे यहाँ बाबू बनने की जो एक जिद्दोजहद, एक एक नशा सा चढ़ गया है, एक पूरी कोचिंग इंडस्ट्री चल रही है, और उस पे फ़िल्में भी बन रही हैं, तो वहाँ तक बात की। तो हमें आशा है कि ये छोटी-सी बातचीत आपको पसंद आई होगी, तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में।